यूक्रेन में सुखोई 25 से रूस का बड़ा हमला हुआ। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर बमबारी की गई। रूस ने अनगाइडेड मिसाइलें दागी है। यूक्रेन के 3 ठिकाने, कई सैनिक खत्म हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने। अब तक यूक्रेनी सेना रूस के सैन्य अड्डों और हथियार गोदामों को तबाह कर रही थी। टारगेटेड स्ट्राइक के जरिए क्रीमिया से पश्चिमी रूस तक के इलाके को दहला रही थी। मगर बीते 3 दिनों से यूक्रेन लगातार पुतिन को आर्थिक चोट दे रहे हैं। रूस की ऑयल रिफाइनरी और स्टोरेज डिपो को निशाना बना रहे, वो भी नेटो के लॉन्ग रेंज हथियारों के जरिए। बस फिर क्या, बदले की आग में सुलग रहे पुतिन ने यूरोप पर एटमी विजय का प्लान तैयार कर लिया है। और जानते हैं इसका जिम्मा दिया है प्रोफेसर डूम्सडे को। आखिर कौन है 71 साल का वो बुजुर्ग जो 79 साल के बाद कराएगा एटमी युद्ध? आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। जिस यूक्रेन को कमतर आंका जा रहा था, जिसकी ताकत और दमखम पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, उसी यूक्रेनी ब्रिगेड ने न सिर्फ रूसी कब्जे वाले इलाके में बारूदी कोहराम मचाया, बल्कि रूसी सरजमी को भी अपने विध्वंसक प्रहार से थर्रा दिया। आसमान छूती आग की भयावह लपटें, बारूद से सना प्रचंड धुएं का गुबार और सन्नाटे को चीरता रेड अलर्ट सायरन। ये तस्वीरें इस बात का पुख्ता सबूत है कि रूस यूक्रेन जंग की आग अभी बुझी नहीं है, क्योंकि अब भी ज़ेलेंस्की का बदला बाकी है। अब भी यूक्रेनी सेना का प्रतिशोध बाकी है। अब भी जंग का असली क्लाइमैक्स बाकी है। दरअसल बीती रात रूसी कब्जे वाले लुहांस्क रीजन और एक रूसी प्रांत पर यूक्रेन ने 2 बड़े हमलों को अंजाम दिया, वो भी आत्मघाती ड्रोन और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए। बेहद विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में। पहला विध्वंसक अटैक यूक्रेन ने लुहांस्क रीजन के रोवनकी कस्बे में मौजूद रूस के ऑयल स्टोरेज डिपो को जलाकर राख कर दिया। रूसी बॉर्डर से करीब 110 किलोमीटर दूर मौजूद रोवनकी ऑयल डिपो पर रूस का साल 2014 से कब्जा था। इतना ही नहीं, यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 300 किलोमीटर दूर पश्चिमी रूस के कालुगा प्रांत में मौजूद एलएलसी ऑयल रिफाइनरी को भी यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक में राख कर दिया। रूसी ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेनी आक्रमण से क्रेमलिन दहल गया, क्योंकि अब तक तो यूक्रेन क्रीमिया और पश्चिमी रूस के प्रांतों में तबाही मचा रहा था, ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे रहा था। मगर बीते 3 दिनों से लगातार यूक्रेन रूस के ऑयल डिपो और रिफाइनरी को निशाना बना रहा है। चंद रोज पहले यूक्रेन ने 1400 किलोमीटर दूर रूसी इलाके बश्किरिया में मौजूद ऑयल डिपो पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए थे। ये हमला गज़प्रोम ऑयल गैस कंपनी के डिपो पर किया गया था।
गौर करने वाली बात यह है कि अब तक यूक्रेन ने रूस के जितने भी ऑयल डिपो पर हमला किया वो या तो रूसी कब्जे वाले इलाके में थे या फिर रूसी धरती पर। हर हमले के लिए यूक्रेन ने नेटो के हथियारों का इस्तेमाल किया। यूक्रेन का पहला हथियार यूएस की अटैक एमएस टैक्टिकल मिसाइल। यूक्रेन का दूसरा हथियार चेक रिपब्लिक का वैम्पायर एमएलआरएस। यूक्रेन का तीसरा हथियार ब्रिटेन का UJ-22 कामिकाजे ड्रोन। बस यूक्रेन और नेटो की इसी खेमेबंदी को तोड़ने के लिए लगातार रूस में हो रहे यूक्रेनी हमलों को रोकने के लिए पुतिन ने अपने सिपह सलारों में जबरदस्त फेरबदल किया और अपने नए कार्यकाल में पुतिन ने जिस शख्स को अपना राइट हैंड बनाया है उसे रूस में प्रोफेसर डूम्सडे के नाम से जाना जाता है, जिसके नाम से नेटो थर्राता है, जिसे एटमी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है, जो कई बार यूरोप को न्यूक्लियर विनाश की धमकी दे चुका है। उसी परमाणु प्रलय वाले प्रोफेसर सर्जेई करागनोव को पुतिन ने यूक्रेन समेत पूरे यूरोप को तबाह करने का जिम्मा दिया है। नई जिम्मेदारी मिलने के साथ ही सर्जेई करागनोव ने रूसी डिफेंस के तमाम विनाशकों को, चाहे वो एटमी मिसाइल हो या फिर परमाणु बम से लैस बॉम्बर्स या फिर न्यूक्लियर सबमरीन, सर्जेई करागनोव ने रूस के हर एटमी हथियार को यूरोप से एशिया तक तैनात कर दिया है ताकि पुतिन के एक ऑर्डर के साथ ही आधी धरती में तबाही मचा सके। दावा किया जा रहा है कि प्रोफेसर सर्जेई करागनोव के इशारे पर ही पुतिन ने अपने तमाम न्यूक्लियर विनाशकों की तैनाती यूक्रेन समेत नाटो पर हमले के लिए की है। मसलन पश्चिमी रूस, जिसकी सीमा बाल्टिक देशों से लगती है, और दक्षिणी पूर्वी रूस यानी कि मंगोलिया तक लगी रूसी सीमा के इलाके में पुतिन ने न्यूक्लियर मिसाइलों के जरिए सुरक्षा घेरा तैयार किया ताकि किसी भी वक्त यूरोप से एशिया तक के इलाके को अपनी एटमी मिसाइलों से दहला सके। वहीं नाटो देश फिनलैंड से लगे समुद्री इलाके यानी कि बैरेंट सी में और पैसिफिक रीजन में मौजूद सी ऑफ ऑस्टोक में, जो कि जापान के पास मौजूद है, यहां पर रूस ने पोसाइडन से लैस परमाणु सबमरीन को तैनात कर रखा है। इसके अलावा सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी के पास रोस्टोव रीजन में रूस ने स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर्स को तैनात किया है। इतना ही नहीं, पुतिन ने अपने परमाणु बम वर्षकों को ईस्ट एशिया के इलाकों में भी तैनात किया ताकि अमेरिका और चीन में तनाव बढ़े तो रूस अपने बॉम्बर से पैसिफिक में तबाही मचा सके। पुतिन के परमाणु प्रोफेसर के एंट्री से ही दुनिया में एक बार फिर एटमी जंग का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि सर्जेई करागनोव का सिर्फ एक ही मकसद है। अगर अमेरिका का दबदबा कम करना है, अगर नेटो का खात्मा करना है, अगर यूरोप का वजूद दुनिया के नक्शे से मिटाना है, तो रूस को बेहिचक एटमी विनाशकों का इस्तेमाल करना चाहिए। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि सर्जेई करागनोव को कमान सौंपकर पुतिन ने सीधे तौर पर अब नेटो को जंग की चेतावनी दे दी है।
इसी बीच बेलारूस में मौजूद रूस के परमाणु ठिकाने की भी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। लिहाजा ये आशंका जताई जा रही है कि अब किसी भी वक्त नेटो और रूस में आर पार की जंग छिड़ सकती है। पुतिन की परमाणु तैयारी और सर्जेई करागनोव की तैयारी के बाद नेटो ने रूस और बेलारूस बॉर्डर पर डिफेंस दीवार बनाई है, लेकिन ये कितनी कारगर साबित होगी, फिलहाल इस पर सस्पेंस है। क्योंकि अगर यूक्रेन हमले का इंतकाम लेने के लिए पुतिन ने एटमी विनाशकों से हमले का ऑर्डर दिया, तो नेटो जितनी मर्जी सावधानी बरत ले, पुतिन के एटमी प्रकोप से नेटो का बचना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मिडिल ईस्ट में अमेरिका बुरी तरह से घिर गया है। अब अमेरिका ने इजराइल की मदद की तो ईरानी प्रॉक्सी उसके सैन्य ठिकानों को खाक में मिला देंगे। दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा के संपूर्ण विध्वंस का ऐलान करके ईरान का पारा बढ़ा दिया है। इन सब के बीच रूस ने एक ऐसा प्लान तैयार किया जिससे यूरोप से लेकर अरब तक पश्चिमी देशों पर हमले किए जा सके, और इसके लिए व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी प्रॉक्सी के साथ मोर्चेबंदी की है। यानी कि अब पुतिन यूरोप में भी तबाही लाएंगे और अरब में इजराइल अमेरिकी ठिकानों पर भी हमले कराएंगे। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप जानिए कि आखिर क्या है पुतिन का प्रॉक्सी प्लान। राफा में इजराइल ने तबाही क्या मचाई, पुतिन को पश्चिमी देशों के खिलाफ मोर्चा खोलने का फॉर्मूला मिल गया। जहां एक तरफ यूरोप में बड़ी तबाही का अंदेशा है, वहीं मिडिल ईस्ट में एटमी युद्ध के आसार बढ़ने लगे हैं, क्योंकि इजराइल गाजा के सर्वनाश पर आमादा है। दूसरी तरफ यूक्रेन को हथियार पहुंचाकर उसने सीधे रूस से पंगा ले लिया है। रूस अमेरिका से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था। इतने में बेंजामिन के बदले की आग इजराइल पर ही भारी पड़ती दिख रही। क्योंकि अब हमास, हिजबुल्ला और हूती के गठबंधन ने पश्चिमी देशों को सीधा चैलेंज कर दिया है। हूती ने लाल सागर में विध्वंस मचा दिया है। हिजबुल्ला ने इजराइल पर हमले करके दहला दिया है। हमास ने एक बार फिर से रॉकेट स्ट्राइक की। बेंजामिन नेतन्याहू जितना ज्यादा विध्वंस गाजा में मचा रहे हैं, उतना ही प्रेशर उन पर लगातार बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया में उनका विरोध प्रदर्शन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उधर अमेरिका के लिए भी बड़ी मुसीबत हो गई है। एक तरफ ईरानी प्रॉक्सी से मुकाबला, दूसरी तरफ नेटो की बादशाहत बरकरार रखने का चैलेंज सामने है। और इसके लिए पुतिन और रईसी ने अमेरिका की घेराबंदी कर ली, जिससे अमेरिका को यूरोप और अरब दोनों जगहों से खदेड़ा जा सके। और इसके लिए पुतिन ने 5वें कार्यकाल में सबसे पहला कूटनीतिक फैसला लिया है ईरानी प्रॉक्सी को मजबूत करके अरब में विध्वंस मचाने का। इसके लिए रूस ने ईरानी प्रॉक्सी को हथियारों की नई खेप भेजने का ऐलान कर दिया है। इधर इजराइल को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराने की तैयारी की जा रही है। उधर ईरानी प्रॉक्सी की मदद के लिए वैगनर लड़ाकों की फौज भेजी जाएगी, जो फ्रंट फुट पर आकर ईरानी प्रॉक्सी को कमांड करेंगे। एडवांस्ड हथियारों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसी का असर है कि हूती पहले से ज्यादा हमलावर हो चुका है। हूती ने अब लाल सागर में रणनीति बदली है, जिसमें वो कार्गो शिप पर हमले की तरह सोमालियाई डाकुओं की तरह उन्हें हाईजैक भी करेगा।
अमेरिकी युद्धपोतों के अलावा इजराइल के इलाद सिटी को फिर से टारगेट किया। हूतियों का जलजला एक बार फिर आया। लाल सागर में हूतियों ने एक बार फिर पनामा के एक जहाज को डुबो दिया। इसके अलावा टास्क फोर्स के जहाजों पर भी हमला किया। साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल से हूती ने इजराइल के पोर्ट सिटी पर हमला किया। दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल को मिटाने के लिए फिर से हुंकार भरी। इतने हमले किए जिससे इजराइल को डिफेंसिव मोड में आना पड़ा। और इन सब के बीच हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है इजराइल पर हमले और भी तेज होते जाएंगे। अभी हिजबुल्लाह ने इजराइल के बॉर्डर मिलिट्री पोस्ट पर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। उसने लेबनान में 10 ठिकानों से रॉकेट्स को दागा। इजराइल में 24 घंटे में भारी तबाही मचाई गई है। किरियत शिमोना में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों से हमले किए गए, जिसके जवाब में इजराइल ने तुरंत पलटवार किया। आईडीएफ के बॉम्बर ने एयर स्ट्राइक की। दक्षिणी लेबनान में 6 ठिकानों पर बमबारी की गई। ओडेसा ख्याम में हिजबुल्लाह को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। देर सिरियन महिबीब में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए गए। अचानक से इतने हमले किए जा रहे हैं जिससे इजराइल को संभलने का मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हूती, हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाके ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। हमास की युद्ध में वापसी हो चुकी है। कहा जा रहा है उसे रूस के कहने पर नॉर्थ कोरिया से हथियार मिले, इसलिए उसने बीती रात एक साथ 55 रॉकेट इजराइल पर दागे। इस वीडियो में देखिए, राफा से हमास ने 2 बार रॉकेट दागे और इजरायली सैनिक पोस्ट को खाक कर दिया। इसी तरह बीरशेबा में भी हमास ने ताबड़तोड़ हमले किए। ये उसी की तस्वीरें हैं। ये हमले सुबह सवेरे किए गए। हमास ने यह हमला इजराइल के अटैक के बाद किया, जिसमें इजरायली सैनिकों ने राफा से इंटरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम को उड़ा दिया। एक प्राइवेट कंपनी के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। आईडीएफ का कहना है कि इसका इस्तेमाल हमास के लड़ाके अपने नेटवर्क के लिए कर रहे थे। हमास के अलावा हिजबुल्लाह ने भी हमले तेज कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि ईरान से मिसाइल और रॉकेट की बड़ी खेप मिली है, जिसके बाद इतना बड़ा अटैक किया गया, जिसमें हिजबुल्लाह ने इजराइल के किरियत शिमोना में भारी तबाही मचाई। कई फीट ऊंची उड़ती आग की लपटें इसकी तस्दीक कर रही हैं कि हिजबुल्लाह ने कितनी बड़ी तबाही मचाई। यानी लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर तक ईरानी प्रॉक्सी ने शिकंजा कस लिया है, और इसके लिए पुतिन ने नया ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसमें निशाने पर पश्चिमी देश है। लेकिन अरब से शुरुआत इजराइल से की जा रही है, क्योंकि राफा में तबाही के बाद पुतिन इजराइल के खिलाफ उठते विरोध की आवाज का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका इजराइल के समर्थन में आता है तो ईरानी प्रॉक्सी के गुस्से का शिकार उससे भी होना पड़ेगा। यानी रूस की रणनीति दोनों ही सूरत में काम करेगी। यही वजह है कि इराक, सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले करके अपने इरादे जता दिए हैं। यानी अब अमेरिका के वर्चस्व को सीधा चैलेंज है, ठीक वैसे ही जैसे रूस ने यूरोप में नेटो को चुनौती दी हुई। हालांकि इसमें ईरान का भी बड़ा रोल है, क्योंकि अमेरिका को इसी बात की आशंका है कि अगर ईरान ने रूस के उकसावे में आकर परमाणु बम का इस्तेमाल कर दिया तो भयानक तबाही हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ये मानकर चल रहा है कि ईरान ने एटम बम बना लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेन में रूसी सेना का बड़ा हवाई हमला हुआ। K-52M हेलीकॉप्टर से भीषण अटैक किया गया। हमले में यूक्रेनी सैनिक और हथियार खत्म हुए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो को जारी किया।
खुल गए हैं बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट। तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। बड़ी खबर, बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। तस्वीरें भी आप जरा देखिए। बद्रीनाथ धाम के बाहर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पूजा पाठ के बाद खुले बद्रीनाथ धाम के द्वार फूलों से सजाया गया है बाबा बद्रीनाथ धाम। ये तस्वीरें कपाट खुलने की आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने आप देख पा रहे हैं। बाबा बद्रीनाथ धाम को किस तरह से बेहद खूबसूरत तरीके से फूलों से सजाया गया है और इसके साथ साथ दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरह से मंदिर के पुजारियों ने पूरे विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले हैं। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं किस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो आज से बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और जरा खूबसूरती आप देखिए जो देखते ही बन रही है। किस तरह से फूलों से बाबा बद्रीनाथ धाम के पूरे मंदिर को सजाया गया है। भक्तों का तांता लगा है दर्शनों के। लुहांस्क में यूक्रेनी सेना का बड़ा हमला। रूस की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया। यूक्रेनी हमले में 15 नागरिकों की मौत, 11 लोग घायल हुए हैं, कई की हालत काफी गंभीर है। ये तस्वीरें आपके सामने रूस की ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल डिपो, जहां पर हमला किया गया। यूक्रेनी सेना ने इस हमले को अंजाम दिया है। यूक्रेनी हमले में बताया जा रहा है कि 15 आम नागरिकों की मौत हुई है, 11 लोग घायल हुए हैं। घायलों में कईयों की हालत काफी ज्यादा खराब है। रूस में पुतिन के नए कार्यकाल के आगाज के साथ ही यूक्रेन मिशन नया टर्न आ गया है। रूस ने सरप्राइज देते हुए खार्किव पर अचानक से जमीन से बेहद ही तेज रफ्तार से हमला किया और रूसी फौज 1 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई। खार्किव में रूसी ध्वज फहराने के इस मिशन में 50,000 सैनिकों को शामिल किया गया है। कीव से पेंटागन तक मची खलबली के बीच अमेरिका ने यूक्रेन के लिए हथियारों की लिस्ट को फाइनल कर दिया है। लेकिन मौजूदा वक्त में खार्किव में नॉन स्टॉप रूस का हमला जारी है और 14 लाख लोगों की जिंदगी खतरे में है। माना यह जा रहा है कि खार्किव में नरसंहार का रिकॉर्ड टूट सकता है। 2022 में जहां मिली नाकामी, 5वें कार्यकाल में पुतिन ने वही कब्जे की ठानी। यूक्रेन विजय की रणनीति का पुतिन प्लान एक बार फिर रिवर्स गियर में है। लेकिन इस बार 2 साल पहले के सबक और दुश्मन के पलटवार के अनुभव ने रूस के प्लान को चट्टान सा कठोर बना दिया है। खार्किव में रूस की सेना 1 किलोमीटर भीतर तक दाखिल हो चुकी है। जिस जगह से रूसी फौज को लौटना पड़ा था, वहां तक रूसी कारवां पहुंच चुका है। यूक्रेन के प्लान को ध्वस्त करते हुए रूसी सेना हर दिन 300 मीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। पुतिन का खार्किव प्लान इस बार बिल्कुल अलग है। खार्किव के करीब सुमी पर ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत की गई थी। यही सैनिकों का जमावड़ा बढ़ रहा था। टैंक और MLRS की तैनाती बढ़ाई जा रही थी।
लेकिन अचानक रूसी फौज सूमी से खार्किव की तरफ डाइवर्ट कर दी गई। तमाम टैंक और MLRS भी खार्किव की तरफ मोड़ दिए गए। हवाई हमलों का सामना कर रहे खार्किव पर अचानक जमीन से ताबड़तोड़ प्रहार शुरू हो गया। खार्किव पर लगातार मिसाइलों से हमले हो रहे थे। हवाई हमले के बीच यूक्रेनी फौज जमीन से इतने बड़े हमले के लिए तैयार नहीं थी। पुतिन के सरप्राइज प्लान का फायदा हुआ कि खार्किव में रूस की सेना बहुत तेजी से 1 किलोमीटर तक भीतर आ गई और एक बफर जोन बनाने में कामयाब रही। अब खार्किव की मौजूदा हालत देखिए। इमारतें जल रही हैं, हथियारों के गोदाम भस्म हो रहे हैं, टैंक और MLRS से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और सबसे अहम ये कि रूसी फौज उस मुकाम को हासिल कर चुकी है जहां पहुंचकर रूसी फौज को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हथियारों की भारी कमी के बीच खार्किव का फ्रंट खुलने से ज़ेलेंस्की की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। न पलटवार करने की ताकत है और न हवाई हमलों को रोकने के लिए एयर डिफेंस। खार्किव के भीतर यूक्रेनी फौज मुकाबले की कोशिश में है। दोनों देशों के टैंक आमने सामने हैं। एंटी टैंक मिसाइल और ड्रोन से भीषण जंग चल रही है। लेकिन रूस की तैयारी के सामने यूक्रेन बेहद कमजोर साबित हो रहा है। यूक्रेन को लाचार बनाने के लिए रूस ने खार्किव में एक बार फिर एयर डिफेंस को टारगेट किया है। यूक्रेन के एक हथियार गोदाम को भी तबाह कर दिया गया। अब यूक्रेन के पास बैकअप फोर्स भेजने के अलावा कोई रास्ता नहीं। रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से सैनिकों का काफिला खार्किव के लिए निकल चुका है। कीव ही नहीं बल्कि पेंटागन तक में खार्किव को बचाने की रणनीति तैयार हो रही है। हथियारों को जल्द भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। खार्किव को लेकर रूस और नेटो की कैसी तैयारी है आपको दिखाते हैं। खार्किव पर रूस ने पूरी ताकत के साथ हमला किया है। 50,000 से अधिक सैनिकों को इस मिशन में लगा दिया गया है। खार्किव में विध्वंस के लिए 400 टैंक्स का काफिला मुस्तैद है। 930 बख्तरबंद वाहनों को खार्किव की लड़ाई में शामिल किया गया है। 120 MLRS से दिन रात खार्किव पर बारूद बरसाया जा रहा है। खार्किव में शुक्रवार को भयंकर बमबारी की गई। रूसी फैब गाइडेड बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। खार्किव को लेकर रूस की रणनीति क्या है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 1 घंटे में ही 20 बम बरसा दिए गए। खार्किव में बम से भारी तबाही हुई है। बमबारी से कई जगहों पर आग तक लग गई। खार्किव पर हमले के बाद पेंटागन में खलबली मच गई है। अमेरिका से यूक्रेन को ब्रैडली इन्फेंट्री वाहन की सप्लाई होगी। पैट्रियट एयर डिफेंस के लिए मिसाइल की नई खेप आएगी। रूसी फौज से मुकाबले के लिए स्ट्रिंगर मिसाइल को दिया जाएगा। 155 mm आर्टिलरी शेल्स भी बहुत जल्द यूक्रेन पहुंचाए जाएंगे। रूसी टैंकों के संहार के लिए जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल को भेजा जाएगा। खार्किव की जंग में अमेरिकी 84 एंटी टैंक मिसाइलों की भी एंट्री होने वाली है। युद्ध की शुरुआत से ही खार्किव रूस के टारगेट पर रहा है। ज़ेलेंस्की ने खार्किव को बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। खार्किव रूसी सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है।
खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। खार्किव यूक्रेन की पहली राजधानी थी। खार्किव में रूस के समर्थकों की बड़ी तादाद है। खार्किव में कई मेडिकल कॉलेज होने के साथ ही यहाँ कई IT फर्म भी हैं। इसी वजह से यहाँ विदेशी लोगों की संख्या अधिक है। रूस अब तक कीव पर जीत हासिल नहीं कर सका है, इसलिए खार्किव को कब्जे में लेकर रूस एक बड़ी जीत का संदेश देना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक खार्किव को रूसी सेना ने 4 हिस्सों में बांट लिया है। हर हिस्से पर बारी बारी से हमला किया जाएगा ताकि यूक्रेन के सैनिकों पर ज्यादा तेजी से प्रहार हो। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले 7 दिनों में यूक्रेन के 3300 सैनिकों की मौत हो चुकी है। खार्किव में यूक्रेन के 1015 सैनिकों की मौत हो चुकी है। रूस अब तक यूक्रेन के 14 हमलों को नाकाम कर आगे बढ़ रहा है। खार्किव पर हमले की रफ्तार बेहद तेज हो गई। खार्किव में दाखिल MLRS से ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक खार्किव को खाली कराने के लिए बेहद तेज रफ्तार गोलाबारी की जा रही है ताकि यूक्रेन अपने लोगों को जल्द से जल्द यहां से निकालने पर मजबूर हो जाए। गुरुवार को खार्किव से 1775 लोगों को निकाला गया। खार्किव की कुल आबादी करीब 14 लाख है। रूसी हमले के बाद हजारों लोग खार्किव छोड़ने की तैयारी में हैं। खार्किव पर हमले के बाद अमेरिका से हथियारों का जखीरा बहुत जल्द पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या अब नेटो की सेना भी खार्किव को बचाने के मिशन में उतरेगी। फ्रांस सेना भेजने की तैयारी कर रहा है और फ्रांस के पास एक बड़ी वजह है जिसकी आड़ लेकर सेना को यूक्रेन में उतारा जा सकता है। फिलहाल यूक्रेन में एक और बड़े नरसंहार की आशंका है, क्योंकि रूस की सेना पिछले कई दिनों से रिहायशी इलाकों पर मिसाइल हमले कर रही है। खार्किव एक सघन आबादी वाला खूबसूरत शहर है और इस पर कब्जा तभी मुमकिन है जब रिहायशी इलाकों को बाखमत की तरह खंडहर बना दिया जाए। चौदह लाख लोगों को वॉर जोन से निकालना तभी मुमकिन हो सकता है जब रूस इसके लिए कॉरिडोर दे, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब यूक्रेन मुकाबला छोड़कर रहम की मांग करे, और अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।